हेलो दोस्तों, लर्निंग विद AK में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आया हूँ सीटेट। सीटेट में आज हम एक मनोवैज्ञानिक को पढ़ेंगे जो सीटेट और टेट एसटेट में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज पढ़ेंगे हम लॉरेंस कोहलबर्ग को एक क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना, किस चरण को दर्शाता है? किस चरण को या अवस्था को चरण को दर्शाता है? लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन किस सिद्धांत या किस चरण को दर्शाता है, किस अवस्था को दर्शाता है? कोहलबर्ग ने 3 चरण दिए हैं। नैतिक विकास सिद्धांत दिया है। नैतिक विकास सिद्धांत, इस सिद्धांत के 3 चरण दिए हैं। तीनों चरणों की 2-2 अवस्था दी हैं। अवस्था या चरण या अभिन्यास। इन 2 चरणों के अंदर नैतिक दुविधा उत्पन्न होती है। नैतिक तर्कण पहले सोचता है, चिंतन उत्पन्न होता है। जब चिंतन उत्पन्न के बाद नैतिक दुविधा उत्पन्न होती है, कौन सही है कौन गलत है। उसके बाद नैतिक कार्रवाई करता है कि ये सही है, अपना निर्णय देता है, नैतिक निर्णय। नैतिक अवस्था सिद्धांत के 3 चरण दिए हैं। 3 चरण की 2-2 अवस्था दी हैं। नैतिक दुविधा उत्पन्न होती है, नैतिक चिंतन होता है और नैतिक निर्णय। यानी कि पहले नैतिक चिंतन होगा, दोनों बातों को सुन करके, अवस्था के दोनों चरणों को सुन करके, फिर उसके ऊपर दुविधा होगी कौन सही है कौन गलत है। फिर उसके बाद नैतिक निर्णय लेगा बच्चा। पहली अवस्था है पूर्व नैतिक अवस्था या प्रथागत या रूढ़िबद्ध पूर्व नैतिक अवस्था या चरण। पूर्व नैतिक अवस्था, ये अवस्था 4 से 10 वर्षों के लिए है, बच्चों पर है। और इन्होंने 10 से 16 वर्ष के बच्चों पर अपना परीक्षण किया है, लड़कों पर। बच्चों पर या लड़कों पर, लड़कियों पर प्रयोग नहीं किया है। और ये अपने सिद्धांत को कहते हैं कि जितनी भी संस्कृतियां हैं, जितनी भी देश हैं, सब पर मेरा जो सिद्धांत है लागू होगा। इसलिए इनकी आलोचना की है। पहली बात तो इन्हें स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है, ओनली पुरुषों को महत्व दिया है। फिर कहते हैं हमारी जो संस्कृति है पूरे देश के, पूरे विश्व के या पूरी संस्कृतियों पर, लड़कों पर लागू होगा। पूर्व नैतिक अवस्था 4 से 10 वर्ष, यानी कि प्री मोरल स्टेज। इसके 2 चरण हैं। पहला है नैतिकता का अभाव। इसमें बच्चा स्वार्थी होता है,
बस सब कुछ अपना ही है, सब कुछ अपना, दूसरे को ना देना। खिलौने लाई माता या पिता, बच्चा कहता है ये सारे मेरे हैं, मैं किसी को नहीं दूंगा। इसमें नैतिकता का अभाव होता है, कोई नैतिकता नहीं है, सब कुछ उसका खुद का है, किसी दूसरे का नहीं है। वो कोई चीज़ दूसरे को देना नहीं चाहता, केवल अपने बारे में ही सोचता है। दूसरा चरण है इसका दंड एवं अनुशासन चरण। इस अवस्था में डर भय का अनुभव होगा, डर भय का अनुभव होगा कि अगर माता खिलौना लाई और डर से अगर दूसरे भाई को नहीं दिया तो उसे डर होगा कि मम्मी मुझे मारेगी, यानी कि दूसरों के द्वारा नैतिकता उत्पन्न होती है, नैतिकता आती है, डर से आती है। वो करना नहीं चाहता लेकिन डर से नैतिकता आ रही है। अब किसी से पूछा कि पहले में नैतिकता का अभाव है और वो सब कुछ अपना मान रहा है बच्चा, छोटा बच्चा, और दूसरा है वो दंड से नैतिकता दे रहा है, यानी हिस्सा बांट के दे रहा है। तो बच्चा चिंतन करेगा पहले तो कि कौन सही है कौन गलत है, फिर भय दुविधा उत्पन्न होगी, फिर अपना निर्णय सुनाएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। इनमें से हर एक प्रत्येक में नीचे वाला ही सही होगा। लास्ट में जाके बच्चा ये भी सही है क्योंकि इन्हें नैतिकता का अभाव है, लेकिन ये दंड और वाद से अनुशासन का पालन कर रहा है। तो क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए, क्वेश्चनों पर शब्दों पर ज़्यादा गौर देने चाहिए, सजा टालने के लिए नियमों का पालन कर रहा है अपना, यानी दंड से बचने के लिए, सजा टालने के लिए दंड से बचने के नियम के पालन कर रहा है। तो इसमें भी नियम का पालन कब कर रहा है, भय या डर से। तो इसका आंसर कौन सा होगा, अभी हम अवस्थाएं पढ़ा रहे हैं लेकिन इसका आंसर क्या होगा, अब ऑप्शन देख लेते हैं। ये पहली अवस्था थी, अभी दूसरी अवस्था पढ़ेंगे, तीसरी अवस्था पढ़ेंगे। चलो अब ऑप्शन देख लेते हैं इस क्वेश्चन के। ये पहला हो गया, पहली अवस्था होगी, पहली अवस्था के दो चरण भी हो गए। अब अगला देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है पहला, ऑप्शन पहला है प्रथा पूर्व चरण, प्रथा पूर्व चरण। दूसरा है अमूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक चरण। तीसरा है प्रथागत चरण, प्रथागत चरण। चौथा है उत्तर प्रथागत चरण, उत्तर प्रथागत चरण, उत्तर प्रथागत चरण। पूर्व पहले में जो पहली अवस्था है पूर्व प्रथागत चरण या पूर्व नैतिक अवस्था जो भी है, उसमें दो चरण हैं। पहला है नैतिकता का अभाव, दूसरा है दंड और भय से अनुशासन या नियम का पालन करना। तो पहली अवस्था होगी इसमें। ये दूसरी अवस्था प्याजे की है, अमूर्त, 11 से ऊपर, 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था है अमूर्त। इसमें सारी चीज़ पूरा चिंतन परिपक्व हो जाता है बच्चा, जो अपने पास में चीज़ नहीं है, दूर चीज़ें हैं जिन्हें नहीं भी जानता उनके बारे में चिंतन करना शुरू कर देता है। ये है प्याजे की। दूसरी अवस्था है कोहलबर्ग की, ये प्रथागत अवस्था। तीसरी अवस्था है उत्तर। ये तीनों अवस्था हैं लॉरेंस कोहलबर्ग की। इनमें एक अवस्था है प्याजे की। तो हमारा आंसर होगा प्रथा पूर्व चरण।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन से ही जब पढ़ेंगे तो आप पूरा ध्यान में रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसे और कैसे आंसर हुआ। अगर हम डायरेक्ट ऐसे ही पढ़ा दें मनोवैज्ञानिक को तो कुछ समझ में नहीं आएगा और सारा ऊपर से निकल जाएगा। क्वेश्चनों के साथ साथ यदि हम पढ़ेंगे तो हम कभी भी नहीं भूलेंगे। अगला क्वेश्चन है, नैतिक विकास सिद्धांत से कौन से स्तर पर बच्चा, नैतिक विकास सिद्धांत के नैतिक क्वेश्चन, नैतिक विकास सिद्धांत के नैतिक विकास सिद्धांत के कौन से स्तर, कौन से स्तर, नैतिक विकास सिद्धांत के कौन से स्तर, कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का या अच्छी लड़की नैतिक विकास सिद्धांत के कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अभिन्यास प्रदर्शित करता है, अभिन्यास प्रदर्शित करता है। अब हम इसकी दूसरी स्टेज पढ़ेंगे। दूसरी स्टेज है नैतिक अवस्था। नैतिक अवस्था दूसरी अवस्था है नैतिक अवस्था 10 से 13 वर्ष के लिए। इसे मोरल स्टेज भी कहेंगे। नैतिक अवस्था इसका पहला चरण है अच्छा लड़की, अच्छा लड़का, अच्छी लड़की। इसका अच्छा लड़का अच्छी लड़की यानी कि दूसरों का अनुकरण करना, दूसरों के खुश रखने के लिए, दूसरों से प्रशंसा सुनने के लिए हम जो कार्य करते हैं, जैसे किसी को देख करके कोई कहे कि वो उसका लड़का दरोगा है तो हम भी उसी रास्ता पर चलें या तो हम अच्छा लड़का है अच्छी लड़की कहलाएंगे कि ये अनुकरण करता है दूसरों का, दूसरों को देख के चलता है। तो ऐसे ही लोगों को अच्छा लड़का अच्छी लड़की कहा जाता है कि दूसरों के अनुसार चल रहा है, दूसरों का अनुकरण करके चल रहा है। तो इसमें पूछा नैतिक विकास सिद्धांत के कौन से स्तर का बच्चा अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिन्यास प्रदर्शित करता है। तो नैतिक अवस्था की दूसरी अवस्था है नैतिक विकास सिद्धांत की, उसमें नैतिक ये करता है यानी अनुकरण करता है दूसरों का, दूसरों को देखकर क्रियाकलाप करना यानी बाह्य अभिप्रेरणा, दूसरों को देखकर अपना क्रियाकलाप करना, दूसरों को देखकर आचार विचार में परिवर्तन लाना, दूसरों के सहारे रहना। कहने का मतलब ये है अनुकरण, प्रशंसा के लिए दूसरों के इच्छा के अनुसार कार्य करना, दूसरों के। इसमें दूसरा चरण है आत्मनिर्भर। दूसरा चरण है आत्मनिर्भर। इसमें बच्चा दूसरों की ना लेकर अपने आंतरिक अभिप्रेरणा से प्रभावित होता है। आंतरिक अभिप्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा से प्रभावित होता है। जो मेरा दिल करेगा वो करूँगा, जो मेरी इच्छा करेगा। अगर चाय की दुकान खोलनी है तो मैं चाय की दुकान खोलूँगा, कटिंग की दुकान खोलनी है तो कटिंग की दुकान खोलूँगा, पिंचर की दुकान खोलनी है पिंचर। समाज चाहे जो भी कहे, मुझे बस कानून का पालन करना है।
नियम में रहना है, कानून का पालन करते हुए अपना स्वयं कार्य करूंगा, किसी के दूसरे का देख के अनुकरण नहीं करूंगा। कौन डॉक्टर बनना है, कौन दरोगा बन रहा है, कौन क्या बन रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं। जो मेरा मन करेगा मैं वो करूंगा। वही कानून के अंतर्गत रह करके आंतरिक अभिप्रेरणा से आत्मनिर्भर, यानी कि मोदी का जो नारा है आत्मनिर्भर बनो, वो ही ये दर्शाता है। आत्मनिर्भर बनूंगा, मैं खुद का कार्य करूंगा, चाहे छोटा करूं बड़ा करूं, कोई भी कार्य करूं, मैं आत्मनिर्भर बनूंगा। मुझे टीचर नहीं बनना, मुझे इंस्पेक्टर नहीं बनना, मुझे पुलिस वाला नहीं बनना, डॉक्टर लेखपाल मुझे नहीं बनना, मैं अपना खुद का कार्य करूंगा। अब इसमें बच्चे को देते हैं कि इनमें कौन सही है। दोनों में बच्चा चिंतन करता है पहला, दूसरा फिर नैतिक दुविधा सही करता है कि बच्चा ये भी सही है ये भी सही है, दुविधा उत्पन्न होती है, दुविधा उत्पन्न होती है। फिर थर्ड है कार्रवाई, यानी निर्णय लेना। अब निर्णय क्या लेगा कि ये तो दूसरों का पालन कर रहा है, ये सही है, यानी खुद का कर रहा है, चाहे छोटा कर रहा है बड़ा कार्य कर रहा है, 10 पैसे कमा रहा है, ये चाहे 50 रुपये कमाए लेकिन या चाहे 50 पैसे कमाए, लेकिन ये अच्छा है, खुद का या किसी पर निर्भर नहीं, जहाँ चाहे जा सकता है, जहाँ आ सकता है, ये किसी का बंधक नहीं है। तो यहाँ पर इसका निर्णय लिया जाएगा। लेकिन क्वेश्चन पूछा है अच्छा लड़की अच्छा लड़का, यानी नैतिक अवस्था 10 से 13 वर्ष के लिए। तो हम ऑप्शन देखेंगे। अब ऑप्शन है पूर्व नैतिक अवस्था, दूसरा है नैतिक अवस्था, थर्ड है परतंत्र नैतिक अवस्था, परतंत्र नैतिक अवस्था, चौथा है सहयोगी रूपी नैतिक अवस्था। नैतिक अवस्था ये होगा नहीं, इसमें पहला है अभाव, नैतिक अभाव, दूसरा है दंड और भय के द्वारा। लेकिन अच्छा लड़की लड़का इसमें है नैतिक अवस्था में, अच्छा लड़की लड़का और दूसरा चरण है आत्मनिर्भर, यानी आंसर ये होगा सेकंड नैतिक अवस्था। परतंत्र नैतिक अवस्था, ये तो क्वेश्चन ही यही है, परतंत्र यानी अच्छा लड़की लड़का, या में परतंत्र नैतिक अवस्था यही है दूसरा का, यानी दूसरे के अनुसार चलना, यही है। और सहयोगी ये थर्ड की पहली है, उत्तर नैतिक अवस्था या प्रथागत अवस्था का ये पहला चरण है, सहयोगी रूपी नैतिक अवस्था, तू मुझे दे मैं तुझे दूं। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है नैतिक विकास के अनुसार, नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार, नैतिक विकास क्वेश्चन है नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि उसे किसी कार्य को इसलिए करना, किसी कार्य को ये तो भाई क्वेश्चन आ गया दोबारा, किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसकी स्वीकृति देते हैं, क्योंकि दूसरे इसकी स्वीकृति देते हैं। दूसरों को रिझाने के लिए, दूसरों का अच्छा लगे, दूसरे स्वीकृति दें तो करें, दूसरों का अनुकरण करें, बस वही यानी प्रथागत अवस्था क्वेश्चन
प्रथागत अवस्था। इसका पहला चरण वही अच्छा लड़की वाला, अगर दूसरा करेंगे तो सही है, तो नहीं करेंगे। इसका दूसरा चरण है आत्मनिर्भर, अभी पढ़ाया था। पहला ऑप्शन ये हो गया उत्तर नैतिक अवस्था। थर्ड है अमूर्त संक्रियात्मक, ये प्याजे का है। चौथी अवस्था है प्याजे की। पूर्व प्रथा। तो इसका आंसर कौन सा होगा? अभी जो पढ़ाया था, अच्छा लड़की अच्छा लड़का वाला और आत्मनिर्भर, यानी दूसरे के अनुसार चलना। दूसरे अगर स्वीकृति देते हैं, दूसरे अच्छे कार्य करें, नहीं अगर दूसरों को अच्छा लग रहा है तो प्रथागत अवस्था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग की द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? निम्न में से कौन सी कोहलबर्ग द्वारा नैतिक विकास सिद्धांत नैतिक विकास सिद्धांत की अवस्था है? सिद्धांत की अवस्था या अभिन्यास है। हम तीसरा अवस्था पढ़ेंगे, थर्ड, उत्तर प्रथागत या नैतिक उत्तर प्रथागत अवस्था। उत्तर प्रथागत अवस्था पढ़ेंगे हम। ये 13 से 16 वर्ष के लिए है। पास्ट मोरल स्टेज, इसका पहला चरण है, यानी कि ये अवस्था जो है प्रथागत वगैरह से और भी ऊंची अवस्था है, यानी कि सामाजिक अनुबंधन अभिन्यास। ये पहला चरण है इसका मतलब होता है सामाजिक कार्य करना, सामाजिक हिसाब से, समाज के हिसाब से रहना। लेकिन समाज के हिसाब से कैसे? आदान प्रदान। तू मेरा अच्छा कर, मैं तेरा अच्छा करूं। तू मुझे खाने को दे, मैं तुझे खाने को दूं। तू मेरे हिसाब से चल, मैं तेरे। उस अवस्था में जो इसकी पहले अच्छा लड़की अच्छा लगा, उसको दूसरे के हिसाब से ही चलना था। इसमें तू मेरे हिसाब से चल, मैं तेरे हिसाब से चलूँगा। तू मुझे खाने को दे, मैं तुझे खाने को दूंगा। यानी कि सामाजिक अवस्था, आपस में सहयोग की अवस्था, या में इसमें स्वार्थ दोनों का होता है। जो पहली अवस्था थी उसमें पहले का स्वार्थ था, केवल बच्चे का स्वार्थ था, नैतिकता का अभाव था। इनमें दोनों का स्वार्थ होता है, दोनों तरफ से आदान प्रदान। इसका उदाहरण मान लो चोर मौसेरे भाई, दोनों एक जैसे होते हैं। तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इसका दूसरा चरण है सार्वभौमिक चरण। अगर हम क्वेश्चनों से सीख रहे हैं तो बहुत अच्छी तरीके से सीखते हैं, बहुत अच्छा हमारा अनुभव रहता है। सार्वभौमिक चरण, ऑप्शन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी कोहलबर्ग द्वारा नैतिक अवस्था सिद्धांत की अवस्था है?
सार्वभौमिक चरण, इसमें हम अपना खुद का भला नहीं देखते हैं, सोचते भी नहीं है, दूसरा का भला हो, देश का भला हो, किसी हम अपना भला हो या ना हो सोचते ही नहीं अपने भले बारे में, हो या ना हो, लेकिन दूसरों का भला जरूर हो। एग्जाम्पल भगत सिंह, नोटों वाले बाबा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी, आज़ाद जी, मदर टेरेसा, ऐसे लोग जो अपने बारे में कभी नहीं सोचते, दूसरों के बारे में सोचते हैं, वही इस अवस्था में आएंगे, सार्वभौमिक अवस्था, अपना भला हो या ना हो, दूसरों का ही भला हो, ऐसी अवस्था। अब हम ऑप्शन देखेंगे इसके, इसमें कुछ नहीं दिया, खाली अवस्था पूछिए, अवस्था देखेंगे। हमें ये तो पता है कि एक पूर्व नैतिक अवस्था होती है, एक नैतिक अवस्था होती है, एक उत्तर नैतिक अवस्था होती है, उसके भी अंदर दो अवस्थाएं होती हैं। थर्ड के अंदर थी सामाजिक अनुबंधन अवस्था और एक सार्वभौमिक। पहले के अंदर थी नैतिकता का अभाव और दूसरा चरण था यानी दंड और अनुशासन द्वारा नियम पालन करना, दूसरा चरण। दूसरी अवस्था थी नैतिक अवस्था, उसमें पहला था अच्छा लड़की अच्छा लड़का और दूसरा था आत्मनिर्भर। अब हमें इसमें भी नैतिक दुविधा उत्पन्न हुई थी कि इनमें कौन सा अच्छा है, भगत सिंह अच्छे हैं या फिर जो आदान प्रदान या समाज के अनुसार चल रहा है कि तू मुझे दे मैं तुझे दूं वो अच्छा है। तो इसमें भी पहले चिंतन हुआ बच्चे का, फिर नैतिक दुविधा हुई, फिर उसने नैतिक कार्रवाई की यानी नैतिक निर्णय लिया। अब ऑप्शन देखते हैं इसके। प्रसुप्ति अवस्था, ये प्याजे की पहली अवस्था है, 0 से 2 वर्ष की प्याजे की है। इसमें बच्चा इंद्रियों से सीखता है। इस अवस्था में बच्चे की रुदन भाषा होती है, भाषा। और दूसरा है इस ऑप्शन सामाजिक अनुबंधन अभिन्यास, सामाजिक अनुबंधन अभिन्यास। कैसा भी क्वेश्चन आए कॉल वर्क का, इस जो मैंने पढ़ाया है इससे पूर्णतः हल होगा, 100% हल होगा, इससे बाहर नहीं जाएगा क्योंकि मैंने पूरा पढ़ा दिया है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये अवस्था थर्ड अवस्था है प्याजे की। प्याजे की थर्ड अवस्था है, ये 7 से 11 है। इसमें बच्चा मूर्त चिंतन करना सीख जाता है पूरी तरह से। और ये सामाजिक अनुबंधन अभिन्यास अभी पढ़ाया था, ये थर्ड चरण की दूसरा चरण है। वो पहला चरण है सामाजिक अनुबंधन, दूसरा है सार्वभौमिक। तो इसका मतलब आंसर ये होगा। चौथी अवस्था देखते हैं, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। ये भी नहीं है, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। ये मैस्लो की अवस्था है, इसमें आवश्यकता सिद्धांत दिया है मैस्लो द्वारा। प्रसुप्ति अवस्था प्याजे की है, 0 से 2 वर्ष। इसमें इंद्रियों द्वारा सीखता है बच्चा, इंद्रियों से ही सारे कार्य करता है। सामाजिक अभिन्यास जो कॉल वर्ग की थर्ड अवस्था है, उसका पहला चरण है सामाजिक अनुबंधन और दूसरा चरण है तो आंसर हुआ हमारा ये। प्याजे को भी पढ़ाएंगे किसी दिन बहुत अच्छे से। अब हम कुछ इनकी बातें जान लेते हैं, इनकी कुछ बातें जान लेते हैं लॉरेंस कोलबर्ग के। आंसर ये हो गया। ऐसे ऐसे घुमा के दे देता है कि हमें पता ही नहीं लगता प्रसुप्ति इन क्या क्या उद्योग बनावा, हम सोचते ही रहते। अगर हम खाली अवस्थाएं पढ़ी होती हैं, उनके उसके चरण जो भीतर 2 चरण हैं उन्हें पढ़े होते तो हमें ये आंसर गलत हो जाता। नैतिक विकास कभी सीधी रेखा में नहीं होता। नैतिक विकास सीधी रेखा में नहीं होता।
रेखा में नहीं होता। नैतिक विकास कभी सीधी रेखा में नहीं होता। प्रत्येक अवस्था में नैतिक दुविधा उत्पन्न होती है। प्रत्येक अवस्था में नैतिक दुविधा उत्पन्न होती है, नैतिक चिंतन होता है और नैतिक कार्रवाई होती है। ये नैतिक और इनकी आलोचना है। ये मुख्य है कि कौन से मनोवैज्ञानिक की सबसे ज़्यादा आलोचना की गई है। इनकी आलोचना सभी की गई है। आलोचना किसकी क्या है ये भी देखना चाहिए। इनकी है स्त्री पुरुष, ये रूढ़िवादी व्यक्ति थे। स्त्री पुरुष, पुरुष को महत्व दिया, पुरुष के ऊपर, लड़कों के ऊपर ही शोध किया, प्रयोग किया। इनकी लड़के स्त्री यानी इनको पुरुषों को महत्व दिया। सभी संस्कृतियों के लिए अपना सिद्धांत बताया, सब पर लागू किया। सभी संस्कृतियों के अलग अलग नियम कानून होते हैं। ये सभी सिद्धांतों में यानी सभी संस्कृतियों पर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये दो आलोचना इनकी हैं, स्त्री पुरुष वाली, और सभी देशों के लिए, सभी संस्कृतियों के लिए एक ही सिद्धांत बताया कि मेरा ही सिद्धांत कार्य करेगा सभी पर। ये इसकी आलोचना है। और थोड़ा सा बताता हूँ। इन्होंने एक हिंज नामक व्यक्ति की कहानी पढ़ी। हिंज नामक व्यक्ति की कहानी पढ़ी। एक हिंज व्यक्ति थे, उनकी कहानी पढ़ी। उसके बाद ये सिद्धांत दिया। एक हिंज होते हैं, उनकी पत्नी बीमार हो जाती है, कैंसर समझो या कुछ भी समझो, वो बहुत गरीब होते हैं। तो जब डॉक्टर के पास गया कि मेरी पत्नी, एक डॉक्टर था जिन्होंने इलाज खोज दिया था, जिंदा हो जाएगी, उनके पास एक औषधि थी कि उससे नहीं मर सकती। वो डॉक्टर के पास गया कि मेरी पत्नी का इलाज कर लीजिए। उन्होंने 10,000 या जितने भी रुपए मांगे हों। तो हिंज ने कहा मेरे पास इतने नहीं हैं। हिंज दोबारा गया, घर गया, फिर दोबारा गया, फिर भी मना कर दिया। कुछ पैसे ले गए कि आप मेरी पूरी संपत्ति ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, फिर भी पूरा नहीं हो रहा था। फिर वो एक दिन रात में गया और चोरी कर लाया और अपनी पत्नी को खिला दी। अब इसमें नैतिक दुविधा हुई कि कौन सही है, डॉक्टर सही है, वो गलत है। वो भी अपनी जीविका के लिए कर रहा था और वो भी अपनी पत्नी के जिंदा रहने के लिए कर रहा था। दोनों की अलग अलग, दोनों की नैतिक दुविधा, दोनों की नैतिक विचार, दोनों को सही है। लेकिन सबसे अच्छा कौन है? बच्चे कहेंगे हिंज। इसलिए ये कहानी, और उसके अनुसार उनकी खुद की चीज़, जितना पैसे लगाए, जितना वो लगाए, उसकी मर्जी। तो सही कौन होगा? डॉक्टर। यानी वो चोर है, चाहे कैसे भी चोरी किया, किसी भी तरीके से चोरी किया, लेकिन वो चोर है, नियम का पालन नहीं किया उसने। इसलिए डॉक्टर सही है यहाँ पर, लेकिन बच्चे एकदम दुविधा में आकर के, दुविधा होगी कौन सही है। दोनों ही सही हैं अपनी अपनी जगह। चलो आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे गणित की पेडागोजी। आज एक मनोवैज्ञानिक हो गए, अब गणित की पेडागोजी पढ़ेंगे, फिर पर्यावरण की पेडागोजी, संस्कृत की पेडागोजी पढ़ सकते हैं कल। चलो देखते हैं। ओके, थैंक यू।